प्रतियोगी विद्यार्थियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रारंभ क्लासेज में। संविधान के तहत हम लोगों ने 3 भाग पढ़ लिया है, भाग 1, भाग 2 और भाग 3। आज हम पढ़ेंगे भाग 4 के बारे में, ठीक है। लेकिन भाग 4 पढ़ने से पहले थोड़ा सा पीछे चलते हैं और कुछ अनुच्छेदों का रिवीजन करते हैं कि जैसे भाग 1, संविधान का भाग 1 कहता है, क्या कहता है? संविधान का भाग 1 संघ और उसका राज्य क्षेत्र, किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक? 1 से 4 तक। संविधान का भाग 2 नागरिकता, किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक? 5 से लेके 11 तक। संविधान का भाग 3 मूल अधिकार, अनुच्छेद 12 से लेके अनुच्छेद 35 तक। अब हम पढ़ेंगे भाग 4 राज्य की नीति के निदेशक तत्व, और अंग्रेजी में कह लें तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है। आर्टिकल 36 to 51 यानी अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक, ठीक है। ध्यान रख, जो सबसे बेसिक क्वेश्चन संविधान में बनते हैं वो तो सबसे पहले शुरुआत के 4 भाग यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा 4 भाग याद होना चाहिए। 4 भाग में क्या क्या दिया हुआ ये याद होना चाहिए, और हर भाग किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक। जैसे भाग 4 है राज्य के नीति के निदेशक तत्व, तो किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक? तो 36 से लेकर के 51 तक, ये याद होना चाहिए, ठीक है, कि भाग 4 में क्या दिया हुआ है या राज्य के नीति के निदेशक तत्व किस भाग में दिए हुए हैं, ठीक। जो दूसरा क्वेश्चन पूछता है, अब पता नहीं क्वेश्चन बनाने वाले को कौन सा लगाव है, सबसे अधिक बार क्वेश्चन पूछा गया है इसी को लेकर के, राज्य के नीति के निदेशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं या किस देश के संविधान से प्रभावित हैं। तो ध्यान रखना है कि आयरलैंड के संविधान से ये प्रभावित है, ठीक है। तो आयरलैंड के संविधान से तो प्रभावित हैं, भारत ने इसको आयरलैंड के संविधान से लिया, लेकिन ये ध्यान रखना है कि आयरलैंड और भारत विश्व के केवल 2 देशों में ही, या विश्व के केवल 2 देशों के संविधान में ही ये हमको राज्य के नीति के निदेशक तत्व मिलते हैं, बाकी और कहीं हमको नहीं मिलते हैं, ठीक है। अभी ध्यान रखना है कि भले ही हमने भाग 4 की प्रेरणा आयरलैंड से ली हो, लेकिन नीति के निदेशक तत्वों को जो बनाया गया, तो मैंने पहले भी बताया था कि हम कहते हैं ना कि हमने ये चीज़ें इस देश से ली हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमने उस देश के संविधान से उठा करके सीधे का सीधा वैसा रख दिया है। हमने क्या किया है, उस देश से उसकी एक तरीके से हेडिंग ले ली है, और जो लिखना था वो अपने हिसाब से लिखा, ठीक है। जैसे राज्य के नीति के निदेशक तत्व, तो आयरलैंड कुछ और कहता होगा, भारत ने अपने परिवर्तन के साथ उसमें कुछ और जोड़ दिया, तो ये तो लिया गया आयरलैंड से, लेकिन इन नीति के निदेशक तत्वों पर प्रभाव भी है कुछ लोगों का, जैसे महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और साथ ही साथ अन्य जो ऐसे व्यक्ति जो अपने देश की स्वतंत्रता में लगे हुए थे, जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनको नहीं भूला जा सकता। इन सब लोगों ने जो भी जनता के लिए काम किया, यानी कि कल्याणकारी राज्य के लिए काम किया, उन सभी चीज़ों को स्थान दिया गया इस नीति के निदेशक तत्वों में, ठीक है। और एक चीज़ और ध्यान रखना है कि इसके पहले भारत शासन अधिनियम 1935 में अनुदेश प्रपत्र शामिल था, और आगे चल के जब संविधान बना ना, तो इन्हीं अनुदेश प्रपत्रों को ही भारत में नीति निदेशक तत्वों के रूप में रख दिया गया कुछ परिवर्तनों के साथ, ठीक है। तो ये सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट, इतना तो समझना है सबको, ठीक है, कि राज्य के नीति के निदेशक तत्व लिए कहाँ से गए, किसका किसका प्रभाव इस पे पड़ा, ठीक। और अभी भी जो हम आगे बढ़ेंगे वो बेसिक ही है, सबको ये समझना होगा कि राज्य के नीति के निदेशक तत्व हैं क्या, ठीक। अगर सीधा सा क्वेश्चन हो कि राज्य के नीति के निदेशक तत्व क्या हैं, तो इसका सिंपल सा आंसर है राज्य के कर्तव्य, ठीक। राज्य के कर्तव्य का मतलब कि यहाँ राज्य का मतलब कौन? राज्य का मतलब देश तो अपना ही है, लेकिन देश चला कौन रहा है? जो सरकार है। जैसे इसमें केंद्र में किसकी सरकार है? बीजेपी की सरकार है, तो बीजेपी चला रही है, यानी कि नीति कौन बनाएगा? बीजेपी बनाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्लियर कर दिया गया कि भाग 4 में जो निदेशक तत्व दिए गए हैं वो राज्य के कर्तव्य यानी सरकार के कर्तव्य हैं। जो सत्ता में होगा उसका ये कर्तव्य है कि राज्य के नीति के निदेशक तत्वों में जैसा बताया गया है वैसी विधि उनको बनानी होगी, ठीक है। या जो भी विधि बनाएंगे उसमें वो ध्यान रखेंगे कि राज्य के नीति के निदेशक तत्वों में जो चीज़ें दी गई हैं वो उसमें शामिल हों। तो सीधा सा आंसर अपना कि राज्य के नीति के निदेशक तत्व राज्यों के कर्तव्य हैं, या राज्यों के कर्तव्य को बताते हैं, ठीक है, राज्यों के कर्तव्य को व्यक्त करते हैं। आगे देखना होगा कि ये क्यों शामिल किए गए संविधान में, क्या जरूरत थी भाई राज्य के कर्तव्य को बताने की। तो यहाँ ध्यान रखना है कि कल्याणकारी राज्य, ठीक है, कल्याणकारी राज्य आम भाषा में कहें तो इसी को हम कहते हैं राम राज्य, कि कल्याणकारी राज्य की स्थापना, जो भी सरकार आएगी वो सबके लिए बराबर काम करेगी,
और सबके लिए बराबर काम करेगी तो तभी कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो पाएगी। ठीक है, यानी सबको समान न्याय, सामाजिक तौर पर सबको बराबरी का हक मिले, जो भी चीज़ें एक आम इंसान को चाहिए वो सारी नीति निर्धारण करके सरकार उनको दे। तो यहाँ ध्यान रखना है कि कल्याणकारी राज्य की स्थापना के उद्देश्य से प्रेरित है। ठीक, यानी कि संविधान में इनके शामिल करने का मूल उद्देश्य क्या है? कल्याणकारी राज्य की स्थापना। तीसरे पॉइंट में देखें तो अगर देखा जाए तो नीति निषेध तत्वों को वास्तविक रूप से हम क्या कह सकते हैं? वास्तविक रूप से कहा जाए तो ये सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र, ठीक है, को स्थापित करते हैं। तो सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र का मतलब यहाँ पे सीधा सा ये है कि सामाजिक तौर पर और आर्थिक तौर पर असमानता ज़्यादा ना हो। असमानता तो रहेगी, थोड़ी बहुत तो असमानता तो रहनी है, लेकिन इतनी ज़्यादा ना हो कि इंसान इंसान से नफरत करने लगे। ठीक है, यही है कल्याणकारी राज्य कि आर्थिक दृष्टिकोण से और सामाजिक दृष्टिकोण से सब में जो है एक बराबरी का भाव रहे। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट पे आए तो कहा जा सकता है कि नीति के निर्देशक तत्व केंद्र व राज्य सरकारों को संविधान द्वारा दिए गए वे निर्देश हैं जिनके आधार पर सरकारें ऐसी नीति बनाएंगी जो देश में न्याय संगत समाज की स्थापना में सहायक होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे एक पॉइंट ये है कि भले ही कर्तव्य है लेकिन कर्तव्य निर्देशित किए गए ना, तो संविधान यह निर्देश करता है केंद्र की सरकार को और राज्य की सरकारों को भी वो जो भी विधि बनाए या जो भी नियम बनाएंगे उसमें ये ध्यान रखेंगी विधि बनाते समय कि वो सरकारें देश में न्याय संगत समाज की स्थापना में सहायक हों, वो विधियां जो इन सरकारों द्वारा बनाई जाएं। ठीक है, अगले पॉइंट पे देखें तो एक मुकदमा जो हम लोग बार बार चर्चा करते हैं, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973। ये कई बार एग्जाम में भी पूछ चुका है कि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य किस सन का मुकदमा है, तो पीछे भी हम लोगों ने देखा है 1973। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना होगा। केशवानंद भारती बाद में भी उच्चतम न्यायालय ने एक टिप्पणी की कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के पीछे भले ही इनको लागू कराने की शक्ति लोगों को न मिली हो, लेकिन ये कल्याणकारी राज्य की अवधारणा इनमें निहित है। ठीक है, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में वो क्षमता है कि अगर इनको सही से लागू किया जाए तो एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो सकती है। कल्याणकारी राज्य का सीधा सा तात्पर्य है कि सबको जो चीज़ें हैं मूलभूत वो उपलब्ध हों, सामाजिक तौर पे, आर्थिक तौर पे और न्यायिक तौर पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो ये ध्यान रखना है कि शुरुआत है ना, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में कुछ लोगों ने अपनी कुछ टिप्पणियां भी की हैं। तो जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इन नीति के निर्देशक तत्वों को क्या कहा, तो उन्होंने कहा कि राज्य की नीति के निर्देशक तत्व संविधान की अनोखी विशेषताएं। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसे बनेगा? क्वेश्चन ये बना लेंगे कि इनमें से किसने ऐसा कहा कि नीति निर्देशक तत्व संविधान की अनोखी विशेषताएं। ठीक है, तो अपना आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। दूसरे पॉइंट पे देखिए केटी शाह क्या कहते हैं। केटी शाह के अनुसार राज्य की नीति के निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। ठीक है, तो अगला नाम आता है ग्रैनविल ऑस्टिन का। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि निर्देशक तत्वों को संविधान की मूल आत्मा कहा जा सकता है, या इन्होंने नीति निर्देशक तत्वों को संविधान की मूल आत्मा कहा। अब यहीं से क्वेश्चन जो है फंसेगा कैसे? अब तीन चीजें हो गई आत्मा के संदर्भ में। एक तो हो गया कि अगर सीधा क्वेश्चन पूछ रहा है कि संविधान की आत्मा किसे कहते हैं, तो सीधा सा आंसर उद्देशिका। अब अगर उसी क्वेश्चन को थोड़ा घुमाए और ये पूछे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किसे संविधान की आत्मा कहा, तो आंसर देंगे अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब उसी क्वेश्चन को इस तरीके से पूछ ले कि ग्रैनविल ऑस्टिन। अब ये ध्यान रखिएगा ग्रैनविल को हम शॉर्ट में जी भी कर सकते हैं ना, तो कभी कभी पेपर में जी ऑस्टिन करके पूछ लेगा, तो इतना ध्यान रखना होगा कि ग्रैनविल ऑस्टिन शॉर्ट में जी ऑस्टिन। तो पूछेगा जी ऑस्टिन ने इनमें से किसे जो है संविधान की आत्मा कहा या संविधान की मूल आत्मा कहा। तो कंफ्यूज करने के लिए मूल आत्मा की जगह खाली आत्मा लिख देगा। तो तीन चीजें ध्यान में रखनी है। सीधा क्वेश्चन उद्देशिका कि इसमें से किसे संविधान की आत्मा कहते हैं, तो उद्देशिका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किसे कहा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब इसी क्वेश्चन को दो तरीके से पूछेगा कि संवैधानिक उपचारों के अधिकार को किसने संविधान की आत्मा कहा। ठीक है, और यहाँ पे ग्रैनविल ऑस्टिन ने इनमें से किसे संविधान की मूल आत्मा कहा। समझ में आ गया? तो तीन अलग अलग आंसर। एक नाम और चर्चा में है टी कृष्णामाचारी। इन्होंने क्या कहा, निर्देशक तत्वों की भावनाओं को सच्चे कूड़ेदान की संज्ञा दी। ठीक है, अब ये ध्यान रखना है कि अब ये कर्तव्य है राज्य करे, अगर मान लीजिए राज्य नहीं करता है तो हम क्या कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि ये न्यायालय में वाद योग्य नहीं है।
ठीक है, पहले इतना उतारिए। तो आगे हमको ये समझना है कि जैसे हमने पीछे देखा था मूल अधिकार, तो मूल अधिकार में हमने क्या देखा था कि मूल अधिकार न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय थे कि नहीं। तो वहां पे हमने देखा था न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय थे। ठीक है, यानी कि अगर हमारे मूल अधिकारों का हनन हो रहा है तो हम कहाँ जा सकते हैं, हम उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय की शरण में जा सकते थे। ठीक, अब यहाँ ये देखना होगा कि अगर नीति निदेशक, राज्य की नीति के निदेशक तत्व, अगर राज्य ऐसा नहीं कर रहा है जैसा उसको कहा गया करने के लिए, तो क्या हम न्यायालय जा सकते हैं, क्या हम उसके ऊपर मुकदमा कर सकते हैं। तो यहाँ ध्यान रखना है कि नहीं। ठीक है, यानी वाद योग्य नहीं है। वाद योग्य का मतलब हम मुकदमा दायर नहीं कर सकते, वाद का मतलब होता है मुकदमा। ठीक है, तो जहां मूल अधिकार वाद योग्य थे, मूल अधिकारों के हनन होने के बाद हम मुकदमा दायर कर सकते थे, वहीं राज्य के नीति के निदेशक तत्व वाद योग्य नहीं है, हम यहाँ पे मुकदमा दायर नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन अब ये सोचना होगा कि अब तो फिर इसको रखने की क्या जरूरत थी, राज्य को बता देते कि लो भाई ये तुम्हारा कर्तव्य है, बाकी बात खत्म हो जाती। तो यहाँ संविधान में क्यों रखा गया, तो जाहिर सी बात है हर सरकार अपने देश में कितने साल के लिए चुनी जाती है, 5 साल के लिए। ठीक है, लोग राज्यसभा की नहीं, उन सरकारों की बात कर रहा हूँ जो जनता प्रत्यक्ष रूप से चुन रही है। तो वैसे भी सरकार तो लोग, राज्यसभा की बात अलग है, उसका निर्वाचन अलग है, लेकिन जो सरकार बनती है वो तो लोकसभा की, लोकसभा में जिसका बहुमत होगा वही सरकार बनाएगी। तो लोकसभा का चुनाव कितने साल पे होता है, 5 साल पे। भले ही न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, लेकिन जनता अगर चाहे तो अगर उसको ऐसा लग रहा है कि सरकार राज्य की अपने कर्तव्यों का सही से पालन नहीं कर रही है, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में जो चीज़ें दी गई हैं उस हिसाब से वो विधि नहीं बना रही है, तो वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अगले साल चुनाव में सरकार बदल सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि एकदम खुला छोड़ दिया गया कि ठीक खाली निर्देश है, अब सरकार जो भी है चाहे काम करे या ना करे। तो जनता के ऊपर डिपेंड करता है कि वो चाहे तो ऐसी सरकारों को हटा सकती है। आगे अगर हम देखें, अगर राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का अगर हम करें वर्गीकरण, तो इस वर्गीकरण में हम रखेंगे किसको। ठीक है, कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्गीकरण कैसे हो। तो यहाँ ध्यान रखना है कि नीति निर्देशक सिद्धांतों के वर्गीकरण में अगर हम जाएं तो काफ़ी व्यापक है। ठीक है, क्योंकि सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय, यहाँ तक कि अंतर्राष्ट्रीय शांति की भी बात जो है हमारा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में कही गई है। तो काफ़ी व्यापक है इसके वर्गीकरण को, लेकिन तब भी कुछ भागों में मोटा मोटा बांटा जा सकता है। ठीक, जैसे समाजवादी सिद्धांत पहला अगर देख लें तो समाजवादी सिद्धांत, ठीक, दूसरा समाजवादी सिद्धांत का मतलब क्या, यानी कि समाज में सबको समानता, जिसको हमने अभी थोड़ी देर पहले क्या कहा, कल्याणकारी राज्य। ठीक है, दूसरा अगर देखें समाजवादी सिद्धांत के पास, तो दूसरे में अगर देखें तो गांधीवादी सिद्धांत, तो इसी राज्य के नीति निदेशक तत्वों में ये सिद्धांत भी शामिल हैं। तीसरा अगर देखें तो तीसरा ये नीति के निर्देशक सिद्धांत किससे प्रेरित है, तो उदार और बौद्धिक सिद्धांत। ये तो मोटा मोटा हो गया। ठीक है, उदार और बौद्धिक सिद्धांत से प्रेरित है। अब इसको थोड़ा सा समझने वाली भाषा में देख लेते हैं कि कैसे कहेंगे। तो अगर हम पूरे नीति के निर्देशक तत्वों का, यानी कि 36 से लेकर के आगे चल के 51 तक के अनुच्छेदों का अगर हम वर्गीकरण करें, तो हम देखेंगे इनमें से कुछ अनुच्छेद ऐसे हैं जो जनता को आर्थिक और सामाजिक न्याय, सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराने वाले हैं, कुछ ऐसे हैं जो राजनीतिक हैं, कुछ ऐसे हैं जो पर्यावरण से संबंधित हैं, कुछ ऐसे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित निर्देशक तत्व हैं। ठीक है, तो ये रहा इनका वर्गीकरण। अब आते हैं अनुच्छेदों पर। हाँ, तो विद्यार्थियों आगे देखते हैं। अब अपने पास अनुच्छेदों पे आते हैं, 36 से लेकर 51 तक पढ़ना है हमको। ठीक है, शुरुआत करते हैं अनुच्छेद 36 की। अनुच्छेद 36 क्या कहता है, अनुच्छेद 36 राज्य की परिभाषा। कौन सी परिभाषा, जो पीछे याद होगा मूल अधिकारों में हम लोगों ने देखा था अनुच्छेद 12 में, सेम वही परिभाषा यहाँ राज्य की अनुच्छेद 36 में भी देखने को मिलती है। समझ में आ गया। तो राज्य की परिभाषा सीधे सीधे 2 अनुच्छेदों में, एक अनुच्छेद 12 और दूसरा अनुच्छेद 36। ठीक है, राज्य की परिभाषा हमने क्या देखा था, केंद्रीय सरकार, संसद, राज्य की सरकार, विधानमंडल
और भारत सरकार और राज्य सरकार के अधीन सभी स्थानीय प्राधिकारी यानी कि जितनी भी सरकारी चीज़ें हैं सबसे मिलकर के क्या बना हुआ था, इन्हीं को राज्य में जो है रखा गया और इन्हीं से मिलके बना हुआ है राज्य। ठीक है, अब आगे देखते हैं अनुच्छेद 37। तो ये ध्यान रख लेना है कि 36 में जो राज्य की परिभाषा दी गई है ना, वो अनुच्छेद 12 की तरह, अनुच्छेद 12 में जैसे राज्य की परिभाषा है वैसे ही परिभाषा यहाँ पर दी गई है। ठीक, नेक्स्ट अनुच्छेद में देखें तो अनुच्छेद 37 क्या कहता है। अनुच्छेद 37 कह रहा है भाग 4 को न्यायालय द्वारा प्रवर्तित नहीं कराया जा सकता। ठीक है, भाग 4 का मतलब मूल अधिकार, भाग 4 का मतलब राज्य की नीति के निदेशक तत्व। ठीक है, तो ये कह रहा है कि राज्य की नीति के निदेशक जो तत्व हैं उन्हें न्यायालय में प्रवर्तित, यानी कि अगर राज्य ऐसा कर्तव्य नहीं कर रहा है तो कोई भी व्यक्ति कोर्ट नहीं जा सकता कि राज्य का ये कर्तव्य था, ऐसा इसने क्यों नहीं किया। वहीं मूल अधिकारों के संदर्भ में क्या था कि अगर किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन हो रहा है तो व्यक्ति कहाँ चला जाता था, अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय। यहाँ पे लेकिन क्लियर कर दिया गया कि जो राज्य के नीति के निदेशक तत्व न्यायालय द्वारा प्रवर्तित नहीं कराए जा सकते। ठीक है, यानी कि अगर राज्य ऐसा कर्तव्य नहीं कर रहा है तो हम न्यायालय में वाद दाखिल नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना है कि यहीं पे आगे भी टिप्पणी है कि फिर भी ये देश के शासन में मूलभूत हैं, यानी कि देश के शासन में ऐसा नहीं है कि इनको अगर प्रवर्तित नहीं कराया जा सकता तो इनका महत्व तो नहीं है। तो ये मूलभूत तत्व हैं तथा जो भी सरकार होगी विधि बनाने में इन्हें लागू करना उसका कर्तव्य होगा। ठीक है, विधि का मतलब कि अगर सरकार कोई नियम बना रही है, कोई नीति बना रही है तो उसको ध्यान में रखना होगा कि राज्य के नीति के निर्देशक तत्वों में जो चीज़ें दी गई हैं उससे संबंधित ही या जैसी विधि बन रही है अगर उसका उस तरीके का अनुच्छेद अगर कोई राज्य के नीति के निदेशक तत्वों में है तो उससे अलग वैसी विधि नहीं बननी चाहिए। और यहाँ क्या जोड़ दिया गया, कर्तव्य होगा कि राज्य को ऐसा करना चाहिए। ये अलग बात है कि राज्य करे या ना करे। ठीक है, अब आते हैं अनुच्छेद 38 पे। तो अनुच्छेद 38 दो भागों में बटा हुआ है। पहला क्या कहता है, राज्य सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय वाली सामाजिक व्यवस्था की स्थापना करेगा एवं उसका संरक्षण करके लोक कल्याण की अभिवृद्धि का प्रयास करेगा। ठीक है, तो सीधी सी बात है कि राज्य को यहाँ पे एक कर्तव्य, पहला कर्तव्य जो बताया गया अनुच्छेद 38 के तहत वो है कि सामाजिक आर्थिक राजनैतिक न्याय वाली सामाजिक व्यवस्था। ठीक है, कि एक ऐसा समाज बनाना है जो भी राज्य सरकार होगी या जो भी केंद्र में सरकार होगी जहाँ सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनैतिक रूप से सभी समान तो नहीं कह सकते लेकिन सबको ये चीज़ें आसानी से सुलभ हों, सबको आसानी से मिल जाए। ठीक है, सामाजिक व्यवस्था की स्थापना करेगा, ऐसी सामाजिक व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक, एक शब्दों में कहें कि एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था की बात की जा रही है जहाँ समानता हो। ठीक है, एवं उसका संरक्षण करके, अब ऐसी सामाजिक व्यवस्था अगर बन गई है तो उसका संरक्षण भी करना है जिससे क्या हो, लोक कल्याण की अभिवृद्धि हो। यानी कि राज्य जब सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय वाली सामाजिक व्यवस्था जब लागू करेगा, ठीक है, या उसकी स्थापना करेगा, उसका संरक्षण करेगा, तभी ऐसा हो सकता है कि लोक कल्याण की अभिवृद्धि हो सकती है। ठीक है, तो ये राज्य का कर्तव्य है कि ऐसा करे जिससे कि लोक कल्याण, अधिक से अधिक लोगों के कल्याण, अधिक से अधिक लोगों का कल्याण हो सके। ठीक है, दो में देखें, राज्य आय की असमानताओं को कम करने का प्रयास करेगा। अब अगर अपने भारत में देखा जाए तो राज्य में आय की काफ़ी असमानता देखने को मिलती है। कोई 8 घंटे काम करता है तो 4,000 रुपये पाता है, कोई 8 घंटे काम करता है तो 400 रुपये पा रहा है। तो जो आय की असमानता है ना, और क्षेत्र वाइज भी इसको देख लेना है। किसी पिछड़े क्षेत्र में अगर कोई काम है, एक ही काम है, किसी ऐसे जगह पर कर रहा है जहाँ, जैसे किसी पहाड़ी क्षेत्रों में, तो उसी के लिए उसको 200 रुपये मिल रहे हैं, 300 रुपये मिल रहे हैं, लेकिन अगर किसी मैदानी क्षेत्र में कर रहा है तो उसको 500-600 मिल रहे हैं। तो ये चीज़ ये आय की असमानता है। दूसरे आय की असमानता, एक ही काम के लिए पुरुषों को अलग, महिलाओं को अलग, ये भी असमानता की बात यहाँ पे। तो राज्य का यहाँ एक कर्तव्य बताया गया कि राज्य आय की असमानताओं को कम करने का प्रयास करेगा, यानी कि ऐसी नीति बनाए जिससे ये जो असमानता है आय की, ये जो है कम हो जाए। विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले और विभिन्न व्यवसायों में लगे हुए लोगों के समूहों के बीच प्रतिष्ठा, सुविधाओं और अवसरों की असमानता समाप्त करने का प्रयास करेगा। ठीक है, तो विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले, भारत विविधताओं का देश है, 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तमाम तरह की भाषाएं बोली जाती हैं। ठीक, तो ऐसे जो विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले लोग हैं और जो विभिन्न व्यवसायों में लगे हुए हैं या ऐसे व्यवसायों के जो समूह हैं उनके बीच
एक जो पहले शब्द है कि उनके बीच प्रतिष्ठा, ठीक है। प्रतिष्ठा का मतलब कि हर व्यवसाय का जो सम्मान है वो बनाना होगा। सुविधाएं, हर व्यवसाय के लिए जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो ऐसी नीति बनेगी। और अवसरों की असमानता, अवसरों की असमानता का मतलब कि ऐसा ना हो कि किसी को ज़्यादा अवसर मिल रहा है, किसी को कम मिल रहा है, किसी भी आधार पर, लिंग के आधार पर, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अवसरों की असमानता समाप्त करने का प्रयास करेगा। तो जहाँ ऐसा लिखा हुआ ना कि प्रयास करेगा, वहाँ एक चीज़ समझ लेना है कि राज्य ऐसी विधि उसको बनानी चाहिए, या राज्य का कर्तव्य है कि जब आगे वो नीति बनाए या कोई नियम बनाए तो इन चीज़ों को वो ध्यान में रखे। कहीं ऐसा ना हो कि राज्य के नीति के निर्देशक तत्वों में जैसे कर्तव्य उसको बताए गए हैं वो अपने कर्तव्य से बाहर चला जाए, ठीक है। तो ये अपना रहा 36, 37, 38 फर्स्ट और सेकेंड। और यहाँ लास्ट में ध्यान रख लेना है कि ये 38 सेकेंड पहले नहीं था संविधान में, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा इसको जो है अनुच्छेद 38 में जोड़ा गया, ठीक है। तो ये अपनी पहली क्लास रही राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित। और नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो फिर देखते हैं अनुच्छेद 39 या 40 में से देखेंगे, ठीक है। जो भी होगा, अगर जो अनुच्छेद बड़ा होगा तो उसको एक ही वीडियो में रखेंगे, जो महत्वपूर्ण होगा, जैसे अनुच्छेद 39 ये काफ़ी महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। इसको इसलिए देखना है कि इस अनुच्छेदों के बीच से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो कोशिश करेंगे कि अनुच्छेद 39 एक ही वीडियो में देखें। तो इतना हम लोगों ने देखा। आप लोग का काम यह है कि नोट्स बना डालिए अपनी अपनी, और जब ना समझ में आए तो वीडियो को रिवाइंड करके 1-2 बार देख लीजिएगा, ठीक है। वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, और जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किए हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।